गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जराई। आज बीए पार्ट 2 होम साइंस के स्टूडेंट्स को मलेरिया के बारे में बताने जा रही हूँ। हम सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि ये एक बहुत बड़ी जन स्वास्थ्य समस्या है। ये मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने के कारण होता है। इस मच्छर से रोग को फैलाने वाले प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्रोटोजोआ संघ के परजीवी प्लाज्मोडियम विद्यमान रहते हैं। यह जीव पराश्रयी यानी पैरासिटिक होता है। मलेरिया विश्वव्यापी रोग है और ये एक प्रमुख समस्या है जिसके साथ काफ़ी देशों को जूझना पड़ता है। अक्सर विकासशील जो देश हैं उनको ये समस्या के साथ काफ़ी जूझना पड़ता है। रोग फैलाने वाले परजीवी मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के 4 वर्गों द्वारा फैलता है। ये हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरे और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो ये जो 4 वैरायटीज़ हैं इसकी या 4 इसके जो वर्ग हैं इनके द्वारा फैलता है और थोड़ा इनकी प्रकृति में फ़र्क होता है। जैसे वाइवेक्स का जीवन चक्र 48 घंटे का होता है और हर दूसरे दिन बुखार आता है, और ओवेल का जो है भी लगभग इसी टाइप का होता है। और जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है इसका जो थोड़ा 72 घंटे का जीवन चक्र होता है और हर चौथे दिन बुखार आता है। और जो फैल्सीपेरम है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है और इसका जीवन चक्र होता तो 48 का उसका है, मगर ये मस्तिष्क में भी ज्वर फैलाता है और इससे मृत्यु तक हो जाती है। अब पोषक के कारक की बात करें हम तो होस्ट फैक्टर्स या पोषक के कारक सभी उम्र के व्यक्तियों को हो जाता है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा यह रोग अधिक होता है क्योंकि भारतीय स्त्रियां अधिकांशतः वस्त्रों से अपना बदन ढककर रहती हैं, पर पुरुष अधिकांशतः घर से बाहर रहते हैं, तो ये उनमें ज़्यादा फैलता हुआ देखा गया है। अब बात करते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल की। ये चारों वैरायटीज़ का उद्भवन काल थोड़ा डिफरेंट होता है। एक का 14 दिन, किसी का 12 दिन, किसी का 17 दिन और किसी का 28 दिन। परंतु उद्भवन काल 9 महीने का भी हो सकता है। और अगर किसी ने एंटी मलेरियल दवाई ले रखी है तो ये 9 महीने का भी हो जाता है। और जो जीवन चक्र है प्लाज्मोडियम पैरासाइट का वो 2 चक्रों में पूरा होता है। 2 प्रकार का इसका प्रजनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक। तो ये सारी जो प्रक्रिया है अलैंगिक और लैंगिक ये भी अलग अलग स्थितियों में फेजेस में होती है। जैसे पूर्व लाल कणिका स्थिति मतलब प्री रेथ्रोसाइटिक फेज़, मतलब जो लाल आरबीसी है उससे पहले वाली फेज़ जो है, तो इसमें क्या होता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति को प्लाज्मोडियम परजीवी से युक्त मादा मच्छर काटती है तो रक्त परिभ्रमण के दौरान यह स्पोरोजाइट लिवर तक पहुंच जाता है। तो कुछ स्पोरोजाइट WBC द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, पकड़ कुछ बच जाते हैं और ये लिवर की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको वहाँ जाकर के अपना डेरा बसा लेते हैं। यहाँ पर इनका विकास ट्रोफोजाइट के रूप में होता है। फिर ये इनका जो रूपांतरण होता है वह शाइज़ोंट में बदल जाता है। अंत में शाइज़ोंट जो है मेरोजाइट में बदल जाते हैं और ये लिवर की सेल से निकलकर पूरे ब्लड में आ जाते हैं और फिर जो है इनका डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से ये पूर्व आरबीसी वाली स्टेज है। फिर आरबीसी स्टेज यानी कि लाल कणिका अवस्था, रेथ्रोसाइटिक फेज़। अब रक्त में पहुंचकर ये लाल रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं, वहाँ खूब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है और वहाँ पर ये ट्रोफोजाइट या शाइज़ोंट अवस्थाओं में ये गुजरते हैं। फिर तीसरा है गैमेटोगोनी का निर्माण। कुछ मिर्जाइट रक्त में प्रवेश पाने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा नर व मादा गैमेटोगोनी में बदल जाते हैं और फिर ये रक्त कणिकाओं में बस जाते हैं और मच्छर के काटने की प्रतीक्षा करते हैं। तो इस तरह से फिर वो मच्छर के शरीर में चले जाते हैं। फिर है बाह्य कणिका अवस्था।
बाह्य कणिका प्रावस्था में प्लाज्मोडियम विभिन्न परजीवियों में भिन्न भिन्न होता है, मतलब 4 वैरायटीज़ हैं उनके, सबके अलग अलग होते हैं। और ये जो है फेज़, इसमें मनुष्य के रक्त में उपस्थित गैमेटोगोनी कुछ समय बाद निष्क्रिय गैमेटोसाइट में बदल जाते हैं और मच्छर के काटने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये तो थी हमारी अलैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक प्रजनन, प्लाज्मोडियम परजीवी का मच्छर में लैंगिक प्रजनन होता है, मतलब मच्छर के शरीर में। एनोफिलीज मादा, मलेरिया से ग्रसित रोगी जब कोई मादा एनोफिलीज मच्छर काटती है तो रोगी के रक्त में उपस्थित गैमेटोसाइट्स रक्त के माध्यम से रोगी के पेट में पहुंच जाता है। यहाँ इसका विकास होता है और लैंगिक प्रजनन होता है। तो इस तरह से ये जो है काफ़ी जो है परेशान करने वाली स्थिति है। अब हम बात करते हैं रोग का प्रसार। रोग का प्रसार, मलेरिया का सूक्ष्म परजीवी प्लाज्मोडियम मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में पाया जाता है। जब इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है तो ये रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के पेट में चला जाता है। पुनः इस मच्छर के काटने पर यह रोग स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है और इस तरह से मलेरिया का प्रसार हो जाता है। वर्षा के दिनों में उपयुक्त नमी पाकर ये मच्छरों में वृद्धि हो जाती है और मलेरिया का प्रसार ज़्यादा होता है। अब बात करें मलेरिया के सिम्टम्स की। लक्षण, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के पूरे शरीर में दर्द, हाथ पैरों में ऐंठन व दर्द एवं सिर दर्द होने लगता है। सर्दी लगकर तेज बुखार आता है। सर्दी इतनी तीव्र होती है कि पूरा शरीर कांपने लगता है। रोगी को रजाई या कंबल ओढ़ाना पड़ता है और ये कंपन जो है 30 मिनट से लेकर 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक भी चलता है। ज्वर जो है 105-106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। भूख बहुत कम लगती है, खाने के प्रति अरुचि रहती है। बुखार हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आता है और ये डिपेंड करता है कौन सी जाति का आपका मलेरिया है। रोगी बहुत कमज़ोर हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, रोगी सुस्त व चिड़चिड़ा रहता है और उसका लिवर बढ़ जाता है, स्प्लीन बढ़ जाता है, ब्रेन फीवर तक हो जाता है। और अगर ब्रेन फीवर हो जाए और कंट्रोल में नहीं आएगा सब कुछ तो मृत्यु तक हो जाती है। अब इसके प्रति इम्यूनाइजेशन की बात करें, प्रतिरक्षण, मलेरिया के बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, परंतु दवाइयों के प्रयोग से इस रोग से बचा जा सकता है, जैसे क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, कैमोक्विन इत्यादि। अब इससे बचने के उपाय, निरोधक उपाय या प्रिवेंटिव मेजर्स, मच्छरों को नष्ट करने के लिए घरों के भीतर कीटनाशक या DDT BHC का छिड़काव करना चाहिए। घर के आसपास गड्ढों में पानी नहीं भरा होना चाहिए, नालियाँ बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए। पानी के बर्तनों को ढककर रखना चाहिए और ज़्यादा बासी पानी नहीं करना चाहिए ताकि मच्छर अंडे ना दे सकें। गड्ढों और आसपास के क्षेत्र में एकत्रित पानी में लार्वा पनप ना पाए, इसके लिए तेल का या केरोसिन का छिड़काव कर देना चाहिए। घर की खिड़कियों, दरवाज़ों बारीक तारों की जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छरों का प्रवेश ना हो पाए। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें या किसी प्रकार के मच्छरों से बचने के लिए कोई तेल या क्रीम लगाएं। बुखार होने पर रक्त की जांच कराएं। मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र में जहां गर्भवती स्त्रियां भी हैं उनको केवल डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को मच्छरों से बचा सकें। तो इसके लिए जन चेतना, जन जागृति, स्वास्थ्य शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, सफाई रखना बहुत इम्पोर्टेंट है और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में जनता को सक्रिय रूप से सहयोग देना चाहिए ताकि हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकें। तो ये है आपकी मलेरिया के बारे में थोड़ी जानकारी। आप इसको पढ़ें, समझें और अपने नोट्स बनाएं। धन्यवाद।